डॉक्टर सुभाष चंद्र, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नागा जनजाति की। और जैसा कि हमने कल बात की थी नागा जनजाति के निवास स्थल की कि कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के वातावरण में ये लोग रहते हैं और कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं ये करते हैं। आज हम बात करेंगे ये किस प्रकार का भोजन खाते हैं, किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहनते हैं, किस तरीके के घर बनाते हैं और सामाजिक संगठन इनका किस प्रकार का है, इनमें विवाह की कौन कौन सी प्रथाएं हैं, मनोरंजन के लिए ये क्या करते हैं और आधुनिक समाज के इंटरेक्शन से इनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नागा जनजाति के लोग भोजन में क्या लेते हैं। अगर हम देखें तो इनका जो सबसे मुख्य भोज्य पदार्थ है वो है चावल। चावल के साथ साथ ये दाल, मांस, मछली, कंदमूल, फल और साग सब्जी भी खाते हैं। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार कर इनसे मांस प्राप्त करते हैं। ख़ास तौर पर ये लोग सूअर का, मुर्गी, भेड़, बकरी, सांप, मेंढक सभी का मांस खाते हैं। चावल से बनाई गई शराब का उपयोग भी प्राय सभी नागा लोग करते हैं। और कुछ नागाओं के जो उपवर्ग हैं उनमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती, जैसे टेंकुल नागा बकरी नहीं पालते और उसके मांस और दूध का प्रयोग नहीं करते। इसी तरह से जो मारम नागा है वो ना सूअर पालते हैं और ना ही उसका मांस खाते हैं। अगर हम वस्त्रों की बात करें तो सभी जो नागा उपवर्ग हैं वो एक समान वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि इनके जो पहनावा है उसमें अंतर पाया जाता है। सर्दियों में ये लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये सूती वस्त्र पहनते हैं। ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इनके कुछ उपवर्ग तो केवल कमर में चमड़े की लंगोट पहनते हैं या नंगे रहते हैं, जिस तरीके से नागा साधु रहते हैं। पुरुष कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियां घाघरा और चोली जैसे वस्त्र धारण करती हैं। इनमें खास तौर पर सिर पर बांस के छिलके की या बैंत की या बालों की बनी हुई या कुछ पशु पक्षियों के सींग, पंख ये अपने सिर पर बांधने की इनमें प्रथा है, अर्थात ये सिर पर टोपी पहनते हैं। कुछ नागा शरीर पर अपने शेर, चीता, धनुष, बाण और भी कई प्रकार के गुदाने गुदवाते हैं। स्त्रियां मुख्यतः मोती, मूंगा और कौड़ियों की मालाएं पहनती हैं। अगर हम घर की बात करें या अधिवास की बात करें तो सामान्यतः जो नागा लोगों की बस्तियां हैं वो ऊंची पहाड़ियों पर या कटकों पर बसाई जाती हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण, जो मुख्य कारण है, वो है सुरक्षा, कि शत्रुओं से भी और जंगली पशुओं से सुरक्षा। अब जो ये नागा बस्ती है इसके चारों ओर कृषि योग्य भूमि होती है और स्थायी जल स्रोत होना आवश्यक है। जो नागाओं के घर हैं वो घास और पत्तियों के बने होते हैं और एक गांव में सामान्यतः 200 से 250 घर पाए जाते हैं। छप्पर लकड़ी के मजबूत खंभों या शहतीरों पर टिके होते हैं और सामान्यतः अगर देखा जाए तो प्रत्येक घर में आगे और पीछे की ओर बड़ा और छोटा द्वार बनाया जाता है। आगे बड़ा और पीछे छोटा द्वार। ऊपर के जो घर है उसमें स्वयं रहते हैं
और निचले भाग में जो है वो पशुओं को बांधते हैं। जो मुखिया का घर है वो गांव के बीचों बीच होता है और गांव के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से ये चार दीवारी बनाते हैं और गांव में घुसने के लिए सिर्फ एक ही प्रवेश मार्ग छोड़ा जाता है और उस प्रवेश मार्ग पर भी ऊंचा मचान बनाकर ये गांव की सुरक्षा करते हैं। अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें तो सामान्यतः अगर देखें तो पशुओं का आखेट केवल पुरुष करते हैं और जो कृषि का कार्य है वो पुरुषों के साथ मिलकर स्त्रियां करती हैं। कपड़े बुनने, सिलने या कंदमूल फल एकत्रित करने का जो कार्य है वो सामान्यतः महिलाएं करती हैं। भोजन पकाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर होती है और जो इनके गांव का मुखिया होता है वो वंशानुगत होता है। उसके लिए न केवल बहादुर होना चाहिए बल्कि उसमें सामूहिक निर्णय लेने का मंतव्य भी होना चाहिए। जो नागा लोग हैं वो जाति हित को सर्वोपरि मानते हैं, अर्थात व्यक्तिगत हित और जाति हित में जाति हित सर्वोपरि है। यह सामाजिक जो हित है वो सर्वोपरि है। जब कभी भी सामूहिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो ये लोग संगठित हो जाते हैं और गांव में चाहे वो नालियाँ बनाना हो, सड़क का निर्माण करना हो, चाहे वो सोने का स्थान बनाना हो, तो वो जो है वो सभी मिलकर करते हैं। प्रत्येक नागा गांव में एक बहुत बड़ा शयनागार होता है और इस शयनागार में जितने भी नागा अविवाहित पुरुष होते हैं, युवक होते हैं, वो विश्राम करते हैं। इस शयनागार को मोरंग कहते हैं। अच्छा, मोरंग जो है ये बेसिकली नागाओं का सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है, या हम ये भी कह सकते हैं ये शिक्षा का और अन्य जीवन के अन्य उपयोगी कर्मों का, जैसे शिकार कैसे किया जाता है, तो प्रशिक्षण केंद्र भी यही होते हैं। बेसिकली जितने भी वरिष्ठ युवक हैं वो अपने पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्यों से जो छोटे बच्चे आते हैं उनको और परंपराओं से उनको अवगत कराते हैं। अपनी परंपराओं की रक्षा कैसे करनी है, या कोई अगर आक्रमण करता है तो उससे कैसे लड़ा जाएगा, या कहीं पर आक्रमण कैसे किया जाएगा जो दुश्मन उपवर्ग हैं, तो इनकी सबकी योजनाएं इन्हीं मोरंग्स में बनती हैं। जो मोरंग हैं उनमें दीवारों के सहारे सोने के लिए ऊंची बेंच भी बनी होती है और फर्श पर खाना बनाने के लिए चूल्हे बने होते हैं। अगर हम देखें तो मोरंग के सामने जो है वो लगभग 16 मीटर बाई 7 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है और इस पर बैठकर जितने भी युवक हैं, नागा युवक, वो परस्पर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ नागा गांवों में अविवाहित युवतियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी अलग से मोरंग बनाए जाते हैं। इन मोरंगों में वे शिल्पकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य आदि विविध कलाओं का प्रशिक्षण भी लेती हैं। कोन्यक जो नागा हैं वो शयनागारों के निर्माण में सबसे अधिक कुशल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय मिशनरियों का प्रभाव इन नागाओं पर पड़ा तो इनकी जो ये परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है मोरंग की, ये छिन्न भिन्न होती जा रही है। अब आजकल क्या करते हैं, जो नागा हैं अविवाहित युवक, वो इन मोरंगों में रोज़ाना ना जाकर या वहाँ ना रहकर सिर्फ कभी कभार उत्सवों के अवसर पर वहाँ जाते हैं। अगर हम विवाह की बात करें तो नागाओं में 2 विवाह प्रथा मुख्यतः प्रचलित हैं।
पहला प्रकार का जो विवाह है उसमें जो वर पक्ष है वो लड़की ढूंढता है, और इस जैसे हमारे यहाँ पे होता है तो शुभ तिथि को विचार करके लड़के और लड़की का लगन कर दिया जाता है और फिर शादी कर दी जाती है। वर पक्ष वधू पक्ष को उपहार भेंट करता है, अर्थात कन्या जो मूल्य आप कह सकते हैं वो भेंट करता है। जो संभ्रांत नागा हैं उनमें इस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। लेकिन दूसरा जो विवाह पद्धति है वो क्या है कि कोई युवक किसी युवती को अपने घर ले जाता है और दोनों एक दिन बहिष्कृत रहते हैं, अर्थात दोनों की दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एक दिन बाद आने पर उनका दोनों का विवाह कर दिया जाता है। सामान्यतः ये जो एक दिन काटना, जंगल में काटते हैं ये लोग दोनों, और प्रेमी प्रेमिका जब जंगल में भाग जाते हैं, गांव में लौट आते हैं, तो वे दोनों अपने विवाह की घोषणा करते हैं। इन नागाओं में युवक को तब विवाह के योग्य समझा जाता है जब वह कोई ना कोई शिकार काट के, जब पुराने ज़माने में तो ये भी माना जाता है था कि एक बुक है द हेड हंटिंग नागाज, कि उसमें कि विवाह के योग्य जब ही माना जाता था जब वो किसी मानव का सिर काट कर लेके आता था। दूसरा एक और प्रकार की जो विवाह पद्धति है वो भी नागा जनजातियों में प्रचलित है, और वो है कि इनमें युवती की सगाई के पश्चात युवक को युवती के माता पिता के घर रहकर 1 साल या कुछ महीने काम करना होता है, और अगर युवती और उसके माता पिता उस युवक को गृहस्थी वहन करने योग्य पाते हैं तो विवाह कर दिया जाता है। इनमें विवाह पूर्व यौन संबंध प्रतिबंधित नहीं है। नागाओं में विधवा विवाह भी प्रचलित है, और जब ये नागा अपने दुश्मनों पर आक्रमण करते हैं तो उनकी औरतों को या स्त्रियों को भी ये उठाकर ले आते हैं और इस तरह से उनसे विवाह कर लेते हैं। तो ये ज़बरदस्ती विवाह वाला भी प्रथा इनमें है। ये मनोरंजन के लिए ये चावल की बनी हुई शराब पीते हैं। संगीत और नृत्य के ये बहुत प्रेमी होते हैं, और जो छोटे छोटे साधारण से वाद्य यंत्र हैं जो लकड़ी के बने होते हैं उनके द्वारा ये पूरी रात नाचते हैं, गाते हैं और उत्सव मनाते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो जो नागा हैं वो बेसिकली युद्ध प्रिय हैं, और इनका जो पूरा जीवन है वो युद्ध में होता था। ये उस व्यक्ति को बहुत अधिक सम्मान देते थे जो अपने शत्रु का सिर काट कर लेके आता था। 2 शत्रुओं में बदला लेने का दौर तब तक बंद नहीं होता था जब तक काटे गए सिरों की संख्या 1 बराबर न हो जाए। तो इसलिए जो ये नागाओं का स्वभाव था वो बहुत अधिक खूंखार था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ये लोग भी अन्य जनजातियों के लोगों की तरह भूत प्रेत और जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। नर बलि जो कि अब इनमें नहीं होती है, तो और पशु बलि ये प्राचीन परंपराएं हैं जो अंधविश्वास के कारण इनके यहाँ चलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे नर बलि तो बिल्कुल बंद हो गई है और पशु बलि भी लगभग बंद कर दी गई है। अभी जो अलग से एक राज्य इन्होंने बनवा लिया है जिसको हम नागालैंड कहते हैं, और यूरोपीय मिशनरियों के प्रभाव में और शिक्षा के विस्तार के कारण इनके अंदर धीरे धीरे अंधविश्वास कम होने लगे हैं, और ये अब अपने समाज के जो मुख्य धारा है उसके अंग बनते जा रहे हैं। और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी आजकल नागा
आने लगे हैं। तो धीरे धीरे जो पुरातन इनकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, चाहे वो नरमुंड काटने की प्रथा हो, चाहे वो पशु बलि की प्रथा हो, चाहे वो ज़बरदस्ती विवाह की प्रथा हो, तो ये प्रथाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नागा हैं वो आधुनिक समाज के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे शिक्षित और आधुनिक होते जा रहे हैं। धन्यवाद।